नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का गुस्सा थम नहीं रहा। जहां मुख्यमंत्री से लेकर गृह सचिव तक कई दौर की बातचीत और भरोसा दिलाए जाने के बावजूद विरोध की आग शांत नहीं हुई। बताते चले कि मामले को लेकर मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोली का एक आश्वासन पत्र सामने आया, जिसमें कहा गया कि अधिवक्ताओं की मांगों से जुड़े मुद्दों को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। लेकिन इसी पत्र ने आंदोलन को और उलझा दिया। धरना अब दो खेमों में बंट गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल इस पत्र से संतुष्ट होकर धरना खत्म करने का ऐलान कर देते हैं और अपने समर्थकों संग उठ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अधिकांश अधिवक्ता वहीं जमे रहे और अध्यक्ष के फैसले से खुलकर नाराज दिखे। उनका कहना है कि पत्र में उस असली मांग का कहीं जिक्र नहीं, जिसके लिए बस इतने दिनों से सड़कों पर बैठे हैं। विवाद गहराया तो आंदोलन और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया। तक चले जाते हैं तो फिर धरना दो गुट में बढ़ चुका है। मैम, हमारे यहाँ अध्यक्ष चले जाते हैं, हो सकता है कई बार एग्जीक्यूटिव भी चले जाती है हमारे यहाँ, लेकिन अधिवक्ता, यही अधिवक्ता धरने में यहाँ थे, यही अधिवक्ता धरने में आज भी बैठे हैं, 29 दिन पहले भी बैठे थे, क्योंकि ये सारे के सारे प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता हैं जिन्होंने अपनी रोजी रोटी छोड़ करके और बैठे हुए, क्योंकि हमें खुद अच्छा नहीं लगता कि बातकारी खुद परेशान हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स यहीं पर बैठे हैं, वो धरने से नहीं उठे। तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि जनमत उनके साथ नहीं है। मैं कोई लीडरशिप भी नहीं करना चाहता ऐसे धरने की, परंतु ऐसा कोई ठोस लेटर हमको नहीं मिला मुख्य जो गृह सचिव महोदय से, जो 22 नवंबर को उन्होंने लेटर दिया था, वही लेटर हमको आज भी दिया है। अगर धरना उठना चाहिए था कायदे में, अगर उस लेटर पर, तो 22 नवंबर को ही उठ जाना चाहिए था। देखिए, अध्यक्ष साहब जो गए हैं यहाँ से उठ के, उन्होंने अपना जो भी उनके पास समर्थन लेटर आया था उन्होंने सुनाया। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जब ये सब कुछ सुनाया जाएगा आपके साथ इसमें चर्चा होगी। तो जो भी उनके साथ पक्ष में रहे वो चले गए। हमने इसमें अपनी सहमति नहीं दी, इसलिए हम अपने साथियों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल रहेगा सर। हम सुबह यहाँ घर से आते हैं, अपने काम के लिए आते हैं। अगर हमारे चैम्बर ही कल के दिन नहीं रहेंगे तो हमारे वादकारी कहाँ बैठेंगे। चलो, आज उन्होंने कोई समर्थन लेटर दे दिया, लेकिन उसमें लिखा गया है कि निर्णय लेंगे। रुड़की के ग्राम टिकोला में 14 दिसंबर को बड़ी किसान महापंचायत आयोजित होने जा रही है, जिसमें चौधरी जयकिशन सिंह को आधिकारिक रूप से जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसको लेकर प्रदेश संरक्षक मास्टर रणवीर सिंह ने बताया कि इस महापंचायत में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अमित पवार खुद शामिल होंगे और उनके आगमन को लेकर गाँव में भव्य किसान निधि समारोह की तैयारी तेज कर दी गई है। बताते चले कि इस महापंचायत में रुड़की मजिस्ट्रेट सहित स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है, जहां किसानों की समस्याओं पर सीधे तौर पर चर्चा और ज्ञापन सौंपे जाने की योजना है। वहीं महापंचायत को लेकर किसानों में उत्साह साफ दिख रहा है और बड़ी संख्या में किसान इस रैली में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जिन्होंने मुझे पद की जिम्मेदारी दी, मैं अपने पद को सही तरीके से निभाऊंगा और जो मेरे साथ मेरे भाई खड़े, जिन्हें भी समस्या है, सबको, कोई सी बिरादरी हो, कभी भेदभाव नहीं करूंगा। इस पद को पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा, जिससे भी जो भी समस्या होगी किसान भाई को या किसी को भी, मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा 24 घंटे रात दिन। और रही बात 14 तारीख की, उसमें जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, एसडीएम साहब को भी बुलाया जाएगा। जो समस्या होगी हमारे जिले की, हम उनके सामने रखेंगे। गांव टिकोला में चौधरी जयकिशन गुज्जर के आवास पर हमने एक बैठक की है, जिसमें आने वाली 14 तारीख को दिन रविवार को एक किसान पंचायत रखी जाएगी, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अमित पवार पहुंचेंगे, जिसमें चौधरी जयकिशन गुज्जर को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। और भी क्षेत्र के जितने मुद्दे हैं, कोई गन्ने का लेकर जैसे भी मुद्दे हैं, उनको एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि क्षेत्र के अधिकारी को भी आंख खुल जाए कि जो क्षेत्र में आए रोज घटनाएं हो रही है, उन पर अंकुश लगाया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटे ढलानी में बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां एक स्कूल की बस बच्चों को उतारने के दौरान अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। तभी बस को खाई की ओर जाते देख छात्रों ने साहस और सूझबूझ दिखाते हुए चलती बस से छलांग लगा दी, जिससे सभी छात्र बाल बाल बच गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस
और स्कूल प्रबंधन को सूचना दी गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय निवासियों ने स्कूल प्रबंधन और परिवहन विभाग से सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू करने की मांग करते हुए कहा, ऐसी घटनाएं किसी बड़े हादसे का रूप ले सकती हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को गंभीर लापरवाही इस दुर्घटना का मुख्य कारण बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। देहरादून नगर निगम ने सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का सहारा लिया है। दावा है कि इससे 15 पायलट वार्डों और कूड़ा डंपिंग पॉइंट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, लेकिन शहर के कई इलाकों की हालत अब भी वही है। कूड़ा उठाने में अनियमितता और जगह जगह गंदगी की शिकायतें लगातार जारी हैं, जिससे इस नई तकनीक के प्रभाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ड्रोन व्यवस्था को लेकर नगर निगम का कहना है कि ड्रोन से मिलने वाले डेटा पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर सफाई की स्थिति सुधरेगी नहीं, तब तक ड्रोन सिर्फ एक दिखावटी पहल बनकर रह सकता है। जनता भी अब यही चाहती है कि तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुति के लिए न होकर असल समस्या के समाधान में दिखे। जो हमारे 88 गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स थे, उनको घटा करके अभी हम 80 पर ले आए हैं। और 80 ये जो हमारे गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स हैं जिनमें कि खुले में कूड़ा डलने की शिकायत प्राप्त होती है, इनके मॉनिटरिंग के लिए ये ड्रोन व्यवस्था पायलट रूप से 15 वार्ड्स में शुरू की गई है। कल माननीय महापौर जी द्वारा इसको विधिवत रूप से शुरू किया गया और इसमें प्राय फर्स्ट फेज में ये देखा जा रहा है कि किन लोगों के द्वारा या किन वाहनों के द्वारा वहां पर कूड़ा डंप किया जा रहा है, उनके नंबर इत्यादि भी ट्रेस किए जा सकेंगे ताकि प्रभावी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सके। उत्तरकाशी में ऑल वेदर के तहत उत्तरकाशी से गंगोत्री तक 5 चरणों में काम किया जाना है, जिसको लेकर उपल टकनौर के 8 गांव के ग्रामीण ने ऑल वेदर रोड के पक्ष में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और ऑल वेदर रोड को सीमा तक पहुंचाने की मांग की, ताकि सीमा तक जाने के लिए जवानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वहीं एसडीएम भटवाड़ी ने बताया कि उपला टकनौर के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी के जरिए ऑल वेदर रोड का समर्थन करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों की मांग है कि ऑल वेदर सीमा तक बननी चाहिए। नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है, जिसपे उन्होंने जो उसका सर्वे किया जा रहा है उस पे कुछ अपने जो फैक्ट्स हैं वो उसमें लिख के दिए हैं डीएम साहब को। तो डीएम साहब के तरफ से मैंने आज वो ज्ञापन लिया, वो सर के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। हम लोग आज यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि जो हमारा ऑल वेदर रोड, जो मोदी जी का विजन था, जो नितिन गडकरी जी का विजन था कि ऑल वेदर रोड जो है हमारे चाइना बॉर्डर तक पहुंचे, जिसमें जो है आर्मी के जो लॉजिस्टिक है, जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स है, वो आर्मी के डिफेंस लास्ट वो बॉर्डर तक पहुंचे और ताकि हम जो है चाइना को उसी स्थान पर रोक सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना हमारा पड़ोसी देश तो है, लेकिन वो कब हमारे ऊपर हमला करेगा इसका किसी को पता नहीं है। भारत सरकार ने जो स्वीकृति दी है, जो ये डबल लाइन बनना था जो तिब्बत बॉर्डर के लिए, उत्तरकाशी से लेकर तिब्बत बॉर्डर तक, खासकर भैरवघाटी तक, इसका कुछ तथाकथित जो पर्यावरण प्रेमी है ये इसका विरोध कर रहे हैं। कल उन्होंने रैली, उनका एक आयोजन था हरसिल में, उनको वहां जाके पता भी चल गया है कि लोकल लोग उनके साथ कोई नहीं है। लोग सारे लोकल लोग जो हरसिल क्षेत्र के हैं पूरे, वो चाहते हैं कि रोड बने। तो हमारा यही कहना है कि सामरिक दृष्टि से जो इतना महत्वपूर्ण है जो हाईवे, क्यों ये देहरादून में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जागरूकता को सबसे अहम बताते हुए एसटीएफ एसएसपी ने कहा कि जिन लोगों में जागरूकता की कमी होती है उनके धोखाधड़ी का शिकार बनने की संभावना ज्यादा रहती है। उन्होंने साइबर हाइजीन पर जोर देते हुए कहा, पासवर्ड, ओटीपी और सीवीवी जैसी संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा ना करें, सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल जानकारी ना डालें, अनजान लोगों से दोस्ती ना करें और किसी भी संदिग्ध लिंक को डाउनलोड करने से बचें। उन्होंने बताया कि साइबर सुरक्षा से जुड़े ये ज़रूरी उपाय बार बार लोगों को समझाए जाते हैं, लेकिन लापरवाही अभी भी सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने बताया, अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत 1930 नेशनल हेल्पलाइन पर कॉल कर सूचना देना बेहद ज़रूरी है,
क्योंकि इससे ठग का अकाउंट तुरंत फ्रीज हो जाता है और पीड़ित के पैसे सुरक्षित किए जा सकते हैं। क्राइम की रोकथाम के लिए मैं आपको ये बताऊंगा, इसमें जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और जिन व्यक्तियों में जागरूकता की कमी होती है वो ज़्यादा संभावना रहती है कि वो साइबर ठगी के शिकार हों। और इसमें साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए, जैसे कि अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए, OTP शेयर नहीं करना चाहिए, CVV शेयर नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए, अनजान लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, अनजान क्लिक्स को लिंक नहीं करना चाहिए, APK फाइल्स डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जो कि बार बार बताई जाती रही है। इसके अतिरिक्त अगर कभी किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो भी जाता है तो तत्काल 1930 पे फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए जो हेल्पलाइन है, नेशनल हेल्पलाइन, वो हमारे यहाँ STFC मॉनिटर होती है, तत्काल उस पर कॉल करके सारी डिटेल देनी चाहिए। देहरादून जिले के त्यूड़ी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां राजकीय हाई स्कूल के कमरे में 2 भाइयों समेत 3 युवकों का शव मिला। तीनों के मुंह से झाग निकल रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में पुलिस जुट गई। वहीं पुलिस ने प्राथमिक जांच में बताया कि गैस लीक के कारण तीनों की मौत हो गई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा। तीनों मृतकों के परिवार में मातम पसरा हुआ है। बताते चलें कि परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल राजस्व पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की के लक्सर में रेलवे लाइन पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जहां व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंची। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। बताते चले कि प्रारंभिक जांच में हत्या या हादसा दोनों की आशंका जताई जा रही है। पुलिस हर एंगल से मामले को खंगाल रही है। बताते चले कि हर एंगल से मामले को पुलिस खंगाल रही है। रेलवे लाइन पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिससे आसपास के लोगों में खलबली मच गई और वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताते चले कि शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जहां व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया, वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में पुलिस जुट गई। बताते चले प्रारंभिक जांच में हत्या या हादसा हुआ है, दोनों की आशंका जताई जा रही है। पुलिस हर मामले में हर एंगल से इस मामले को खंगाल रही है। आगे बढ़ेंगे। रुड़की के लक्सर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध नशे के कैप्सूल बरामद किए गए। बताते चले कि दोनों तस्कर अलग अलग स्थानों से पकड़े गए हैं। नशे के खिलाफ लक्सर पुलिस का अभियान लगातार जारी है। वहीं कब्जे से अवैध नशे के कैप्सूल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। लक्सर में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। बताते चले कि दोनों तस्कर अलग अलग स्थानों से पकड़े गए हैं। नशे के खिलाफ पुलिस का लगातार अभियान जारी है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने एक कंपनी से चोरी हुई शील्ड के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके चोरी की गई शील्ड और एक बाइक भी बरामद की गई। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताते चले आपको, आरोपी ने सिडकुल क्षेत्र की एक कंपनी में इस्तेमाल होने वाली शील्ड चोरी की थी, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस को चोरी के मामले में ये बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की ये सफलता बड़ी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें, कब्जे से चोरी का सामान समेत बाइक भी बरामद की है पुलिस ने। ये मामला हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस को चोरी के मामले में ये बड़ी सफलता मिली है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने मामले में चोर को गिरफ्तार किया। वहीं शील्ड चोरी की थी और पुलिस ने बाइक समेत अन्य सामान भी बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये मामला हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र का है।
अगली खबर अल्मोड़ा से है। अल्मोड़ा में थाना अध्यक्ष देघाट राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार की तलाशी ली और वहीं भारी मात्रा में अवैध गांजा भी बरामद किया। वहीं कार को सीज कर दिया गया, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताते चले जिसके तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये मामला सरायखेत रोड के पास का बताया जा रहा है। एसएसपी ने पुलिस टीम को सम्मानित किया है इस मामले में, और वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस को अवैध गांजा बरामद हुआ और कार को सीज कर दिया गया। नशे के विरुद्ध जो हमारा अभियान है वो लगातार जारी है। लगातार हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। आज जो ये कार्रवाई हुई लेट नाइट में, इसमें हमारे देघाट थाना पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग एक गाड़ी से 86 केजी के आसपास से गांजा इसमें पकड़ा गया, जिसमें एक अभियुक्त भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में यही बात सामने आई है कि ये पौड़ी और जो सरायखेत का हमारा बॉर्डर है वहाँ से ये माल इकट्ठा करके लेके आ रहे थे तथा रामनगर की तरफ लेके जा रहे थे। हरिद्वार के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया के पास जंगल में एक अज्ञात युवक का शव मिला, जहां युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं पुलिस और वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लिया और वहीं पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। रुड़की के लडौरा में बिना परमिशन ओवरलोडेड डंपर चल रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि ओवरलोडिंग डंपरों की धूल मिट्टी से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण लोगों का सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया। वहीं अवैध मिट्टी खनन पर प्रशासन चुप्पी साधे हुए है और खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहे हैं। बताते चलें कि ईंट भट्टों की आड़ में बिना अनुमति मिट्टी का अवैध खनन लगातार जारी है, जिसने सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। खनन माफिया दिन रात दोनों अवैध मिट्टी की ढुलाई कर रहे हैं, जिसके कारण सरकार को लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों में रोष भी पैदा है और ग्रामीण सरकार से खनन माफियाओं पर जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब घनी आबादी वाली एक गली में गुलदार आराम से टहलता हुआ दिखाई दिया। यह इलाका हर समय लोगों की आवाजाही से भरा रहता है। ऐसे में गुलदार का यहां तक पहुंचना न सिर्फ दहशत का कारण बना, बल्कि वन सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर गया। गली में लगे सीसीटीवी फुटेज ने साफ किया कि गुलदार बिना किसी डर के घरों के बाहर बने पेड़ियों तक आया और अंदर जाने की कोशिश भी की। रास्ता न मिलने पर वह 10 से 12 फुट ऊंची दीवार को पल भर में फांदकर खाली प्लॉट की ओर निकल गया। गनीमत रही कि उस समय गली में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, जिसको लेकर एसडीओ वन प्रभाग ने बताया कि सर्दियों में गन्ना और गेहूं की फसल होने के कारण हाथियों और गुलदारों का खेतों और आबादी की ओर आवागमन बढ़ जाता है। विभाग ने वन्यजीव मित्रों को दिन रात गश्त के लिए तैनात किया है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि घरों के आसपास झाड़ियां ना होने दें और पर्याप्त रोशनी का प्रबंध रखें, ताकि किसी भी वन्यजीव की आहट समय रहते मिल सके। वन विभाग ने निवासियों से आग्रह किया है कि ऐसा किसी भी गतिविधि की तुरंत सूचना नजदीकी वन चौकी को दें। क्योंकि सर्दियां हैं और अभी गेहूं गन्ना की फसल हो रही है खेतों में, तो उसकी वजह से हाथी जो है वो हाथियों का आवागमन ज़्यादा बढ़ जाता है खेतों की तरफ। इसके लिए हमने वन्यजीव मित्र भी तैनात किए हुए हैं अपने क्षेत्रों में, जो दिन में भी और रात में भी गश्त करते हैं और हाथी की निगरानी करते हैं। साथ ही साथ गुलदार की भी जो है आबादी क्षेत्रों में आवागमन देखने को मिला है। अभी हमने पीएसी में भी कुछ गुलदार दिख रहे थे वहाँ पर भी, और ज्वालापुर क्षेत्र में भी यहाँ पर भी कर्मचारी तैनात किए हुए हैं, जिससे कि कोई घटनाएं जो है दुर्घटना ना हो। जौनसार बाबर क्षेत्र से एक भावुक दृश्य देखने को मिला, जहां हजारों भक्तों ने आराध्य देव छत्रधारी चालदा महासू महाराज को नम आंखों से विदाई दी। बता दें कि पिछले 2.5 सालों से खद पचगांव के दसऊ मंदिर में प्रवास पर चल रहे चालदा महाराज का प्रवास अब पूरा हो गया और आज से उनकी अगली यात्रा का शुभारंभ हो गया है। प्रवास की तैयारियों में पिछले 1 महीने से खद पचगांव के 15 गांव के लोग जुटे थे और आज महाराज अपने गर्भगृह से बाहर निकले तो पूरा क्षेत्र भक्ति और भावनाओं से भर गया।
हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच महाराज की यात्रा दसों मंदिर से हिमाचल के शिलाई क्षेत्र के पश्चिमी गांव की ओर रवाना हुई। यात्रा के दौरान कई स्थानों पर उनका पड़ाव रहेगा और 14 दिसंबर को वे हिमाचल प्रदेश के शिलाई स्थित चालदा महासू महाराज मंदिर में विराजमान होंगे। जानकारों के अनुसार चालदा महासू महाराज अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए समय समय पर स्थान बदलते रहते हैं और हर स्थान पर निर्धारित समय सीमा तक ही प्रवास करते हैं। धारणा है कि अब जौनसार बावर क्षेत्र को उनके दोबारा आगमन के लिए लगभग 40 सालों का इंतजार करना होगा। सौभाग्य की बात थी कि चालदा महाराज हमारे दर्शनों में 2.5-3 साल रहे। बड़ा खुशी महसूस हुई, क्षेत्र के लोगों को बहुत खुशहाली आई। और आज जब जाने का विदा का समय आ रहा महाराज का, तो बड़ी उदासी और मायूसी क्षेत्र के लोगों में है। जब से महाराज आए हैं तब से जौनसार बावर क्षेत्र में पूरी खुशहाली और सुख समृद्धि आई है। और अब इस बार हमने पहली बार सुना कि हिमाचल के सिरमौर जिले के शिलाई में पश्चिमी में जा रहे हैं महाराज। ये इतिहास में शायद पहली बार हमने सुना है बुजुर्गों से, यही अब बहुत बुरा लग रहा है। हरिद्वार से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां टेहरी विस्थापित कॉलोनी में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज को लेकर प्रताड़ना और हत्या करने का आरोप लगाया है। मायके वालों के हंगामा करने के बाद पुलिस ने ससुराल पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का है। बताते चले कि परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाए हैं और ये मामला रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं ससुराल पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया और आगे की कार्यवाही में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। बता दें, नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मायके वालों ने जमकर हंगामा भी किया। दहेज को लेकर प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगाए हैं और इसके बाद उन्होंने हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। मामला रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का ये बताया जा रहा है। वहीं मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में ये नवविवाहिता की मौत हुई। वहीं मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। दहेज और हत्या का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है और पुलिस ने ये ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया है। मेरी जाने कह रही थी पापा संग जाऊंगी, नहीं दी, जाने नहीं दिया ना, मन कर आप दी। क्या चाहते हैं? अब आप यहाँ अस्पताल में बैठे हैं, मैंने सुना आपकी लड़की मर चुकी है। अब के कारण क्या लगता है आपको? क्या लगता है? गाड़ी मांगी, इनने सब गाड़ी मांगी, गाड़ी चाहिए हमें लड़के ने। खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।